हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में क्विक रिवीजन वीडियो में आप लोगों को मेंडेलियन इनहेरिटेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल बताया। कुछ पॉइंट उसमें देखिए छूट गया था, उनको आज पूरा करेंगे और साथ साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहें। नीट में ये गारंटी है कि इस वीडियो से आपको 3 क्वेश्चन श्योर है, 2 या 3 क्वेश्चन श्योर है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आज का। जैसे देखो बेटा, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ लिखा है। सेक्स लिंक्ड डिजीज़ का मतलब होगा, पहले तो आप लोग याद रखिए सेक्स लिंक क्या है। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 पेयर को ऑटोसोम्स यानी 44 ऑटोसोम्स और 1 पेयर हेट्रोसोम्स होते हैं। तो जो हेट्रोसोम होते हैं मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX होता है। इसलिए बोला जाता है कि मेल इज द हेट्रोगैमेटिक। इसका मतलब हुआ कि 44 प्लस XY, जिसमें 2 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे, और फीमेल इज द होमोगैमेटिक। इसका मतलब 44 प्लस XX, इसमें 1 टाइप का गैमेट बनेगा। तो जो जीन X लिंक X क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा उसको X लिंक डिजीज़ कहा जाता है। X लिंक डिजीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड होता है। इनको एक तरह ये भी कह सकते हो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंड आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द criss-cross inheritance. The gene located on X chromosome is called sex-linked gene. Sex-linked gene, अब जैसे X-linked जो जीन होगा फादर का, ये हमेशा डॉटर में जाएगा और डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी। देखिए फादर पर सेक्स-लिंक्ड जीन यहाँ X पर है, मदर पे नहीं है, तो ये मदर का X, फादर का X, ये डॉटर हुई कैरियर। और सन जो होगा ये Y इसका X, तो सन होगा नॉर्मल। यानी X लिंक डिजीज ऑफ द फादर गोज टू डॉटर, डॉटर कैरियर होगी। और वही अगर मदर का है X लिंक जीन ऑफ द मदर, तो मदर का गोज टू बोथ डॉटर एंड सन। तो डॉटर विल बी कैरियर एंड सन विल बी डिजीज। तो सन में डिजीज होगा। देखिए इस पर अगर ये लिंक जीन इस पर मौजूद है तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ कैरियर हो गया, और इसका Y और इसका X मिलाया तो X के ऊपर ही आ गया, तो ये तो हो गया डिजीज़ और ये हो गया कैरियर। तो ये कंडीशन इसमें याद रखना। इसमें एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, चाहे हीमोफीलिया पर हो चाहे कलर ब्लाइंड पर हो। हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो भी X लिंक जीन है। उसका कैरियर जो आपने पढ़ा होगा, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ कहा जाता है। जिस पर्सन के अंदर कैस्केड प्रोटीन की कमी हो जाती है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अब ब्लड क्लॉटिंग जब नहीं हो पाती है तो उसके अंदर क्या होगा, बिना ब्लड क्लॉट किए माइनर इंजरी होने पर धीरे धीरे ब्लड लीक होते होते वो डाई कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हीमोफीलिया अक्सर बहुत ही रेयर होती है, किसमें, फीमेल के केस में, क्योंकि फीमेल में तभी हीमोफीलिया होगा जब फादर का X लिंक, फादर हीमोफिलिक होगा और मदर कैरियर होगी, तब डॉटर जो होगी डिजीज वाली होगी। बट ऐसा बहुत रेयर मिलता है क्योंकि फादर लंबे समय तक वायबल नहीं रहते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखें नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप जैसे देखो, ये इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होगा, XX देखो ये नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है, और अगर X इसके ऊपर अगर कोई जीन मौजूद है तो ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा और कैरियर होगी, फीमेल कैरियर होगी। और XY है तो सन जो होगा नॉर्मल होगा। XY अगर इसके ऊपर ये जीन मौजूद है, देखिए यहाँ पे जीन मौजूद है सेक्स लिंक, तो इसको हम लोग डिजीज़ कहेंगे। और इस मेल को हेमीजाइगस कहा जाता है।
तो ये तो हो गया एक्स लिंक डिजीज। कभी कभी एक टर्म आता है वाई लिंक्ड। देखिए अगर वाई लिंक्ड पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि जो वाई लिंक्ड है, यहाँ पे वाई लिंक्ड, तो वाई लिंक्ड के लिए टर्म एक होता है, उसको बोलते हैं होलैंड्रिक जीन। होलैंड्रिक जीन या इसी के लिए टर्म यूज करते हैं श्राई जीन। और श्राई जो जीन होता है कोड करता है टीडीएफ। टीडीएफ का पूरा नाम होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये केवल मेल के अंदर होता है। इसके लिए एग्जाम्पल होता है, आप इसका नाम देखा कान के ऊपर, बहुत से मेल के शरीर की बॉडी के ऊपर बहुत से हेयर पाए जाते हैं, उसके लिए स्पेशल टर्म हम लोग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं होलैंड्रिक जीन। होलैंड्रिक जीन के नाम से जाना जाता है। तो जो होलैंड्रिक जीन है वो वाई लिंक जीन है, श्राई है, टीडीएफ है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखो तो होलैंड्रिक जीन के लिए तो ये बताओगे हाइपर ट्राइकोसिस। एग्जाम्पल क्या हुआ? हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस, तो हाइपर ट्राइकोसिस मीन्स क्या हुआ? हेयर ऑन ईयर्स, तो उसको कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। ये वाई लिंक जीन होता है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, ये करीब 5-6 पॉइंट क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड। श्योर एक क्वेश्चन आना है। यहाँ कह रहा है कि सेक्स लिंक या हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड सन है या कलर ब्लाइंड मैन मैरिज विथ नॉर्मल वुमेन, तो इसके बच्चों में क्या होगा? अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आए, सीधे बताओ इसके जो चेकर बोर्ड आप बना लीजिए, इसमें आप दिखाइए इसका x और इसका y, इसका x इसका x, इसके ऊपर एक डिजीज़ है तो यहाँ पर होगा x ये डिजीज वाला इसका, यहाँ पर x इस पर ये डिजीज वाला, इसका होगा x और क्या y, इसका भी x और y। तो इसमें ये पता चला कि जो लड़कियाँ होंगी कैरियर होंगी और सभी लड़के क्या हो गए? नॉर्मल हो गए। ये इसका आंसर मेरा। सेकेंड आप देख रहे हैं, इसको मान लीजिए कैरियर है। जब एक कैरियर है तो इसकी लड़कियां 50% कैरियर होंगी, 50% नॉर्मल होंगी, और इसके सन जो होंगे 50% डिजीज वाले होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। इस कंडीशन में देखिए लड़कियों को, एक लड़की की यहाँ पर देख रहे हैं 50% लड़कियाँ डिजीज होंगी, 50% नॉर्मल होंगे। वही हाल सन में भी है। जैसे आप इसका देख लीजिए, x और y ये जीन है, इसका गैमेट x ये बना, इस पर जीन मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये डॉटर हो गई, इस पर डिजीज आ गया, ये डॉटर एक है कैरियर हो गई, ये सन इसके साथ देखिए डिजीज हो गया और ये इसके साथ नॉर्मल हो गया। तो ये 50% सन जो होंगे नॉर्मल होंगे और 50% डॉटर जो होंगी ये डिजीज होंगी। अगर इसमें देखें तो सभी लड़कों को डिजीज होगा। इस कंडीशन में सभी लड़के डिजीज वाले होंगे, सभी लड़कियां कैरियर होंगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। देखिए कह रहा है कि एक फादर है वो कलर ब्लाइंड है, उसकी डॉटर का मैरिज किसी नॉर्मल लड़के से कर दिया गया। तो चूंकि जब फादर कलर ब्लाइंड है तो उसकी जो डॉटर ये होगी, ये इसकी डॉटर क्या होगी? ये कैरियर हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका एक जो सन हुआ, दूसरा सन हुआ, एक डॉटर हुई, दूसरी डॉटर हुई। तो आप ज़रा देख लो, एक जो डॉटर होंगी, एक डॉटर तो कैरियर होगी और एक डॉटर नॉर्मल होगी, और इसका एक जो सन होगा ये सन डिजीज वाला होगा और इसका एक सन जो होगा नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब इसमें कितना % डिजीज होगा लड़कों में? तो लड़कों में टोटल डिजीज तो देखिए, लड़कों में केवल पूछा जाए तो बता देंगे 50% होगा, और टोटल ओवरऑल डिजीज पूछा जाए तो 25% होगा, और लड़कियों में पूछा जाए तो 0% होगा। और एक क्वेश्चन आए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बताना है कि एक फादर है वो डिजीज है, उस 2 फादर हैं, एक फादर किसके हैं बताओ? एक लड़की है उसके पिता है, ये लड़का उसके फादर, दोनों कलर ब्लाइंड हैं। तो अगर
इस लड़के के फादर कलर ब्लाइंड है, तो ये जो लड़की होगी, याद रखिएगा, ये लड़की जो होगी यहाँ पर ये क्या होगी, तो ये बताएंगे कैरियर होगी, ये लड़की कैरियर होगी। और इसका एक्स लिंक कैरेक्टर फादर का उसके लड़के में नहीं जाएगा, तो फिर सिचुएशन देखिए यही हो जाएगी सेम। मतलब कि एक लड़के को डिजीज होगा, बाकी एक लड़के को यहाँ डिजीज होगा और एक लड़का यहाँ नॉर्मल होगा, और लड़की एक हाफ लड़की में 50% कैरियर होंगी तो 50% नॉर्मल होगा। तो इससे रिलेटेड आप लोग देख लीजिएगा सेक्स लिंक डिजीज में, और यही हीमोफीलिया के लिए भी बात लागू होती है जिस तरह से इसमें है। अब मतलब पेडिग्री एनालिसिस, इस पर भी एक न्यूमेरिकल आता है, माने क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस वाला है। कोई भी जैसे डीएनए पढ़ा होगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। आरएनए बेटर ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बेटर ट्रांसफ़र में आरएनए, और स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेटर डीएनए। और किसी भी पेडिग्री का मतलब होता है पीढ़ी का एनालाइज करना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। माने किसी भी फैमिली में एक पार्टिकुलर जो ट्रेड्स है उसी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन एनालाइज करना पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। एनालिसिस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट इन अ गिवन फैमिली जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। इसमें जो सिंबल दिया गया है उसमें बहुत है, बट आप लोग ये दो याद रखिए। इसको बोलते हैं मेटिंग, ये मेल है, ये फीमेल है, मेटिंग है। और ये देख रहे मेल फीमेल है, 2 लाइन बनाया है, इसका मतलब कि रिलेटिव मेटिंग है, कॉन्सोजेनियस मेटिंग ये यूज करते हैं टर्म। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इस पॉइंट को याद रखना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए पेडिग्री से रिलेटेड अब ये पता करना होता है, 2 बातें पता करना होगा पेडिग्री में। एक बात तो ये पता करना होता है कि डोमिनेंट, और दूसरा बात याद रखना होता है रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव 2 बात, मतलब एक डोमिनेंट है कौन, रिसेसिव कौन है। सेकेंड पेडिग्री पर क्वेश्चन होता है कि ये डिजीज ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, ये 2 बात याद रखना। देखिए यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कैसे करें, कैसे पता करें कि डोमिनेंट रिसेसिव है। जैसे इसी जगह देख लें, यहाँ पर ये फीमेल है, इस फीमेल को हम लोग दिखाएंगे ये होमोगैमेटिक है, होमोजाइगस है, इसका मतलब डिजीज़ है। इसको बताएंगे हेट्रोगैमेटिक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर डिजीज़ है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक कॉन्टिन्यूटी बनी रही तो उसको हम लोग डोमिनेंट कहा जाता है। मतलब कि यहाँ भी डिजीज, इसमें भी, इस जनरेशन में भी आ गई, इसका मतलब इसको डोमिनेंट टर्म यूज करते हैं, डोमिनेंट। और चूंकि अब सेक्स लिंक है कि ऑटोसोमल है, तो सेक्स लिंक ऑटोसोमल में बस केवल इतना याद रखना कि अगर डॉटर को सन दोनों को आए, यानी बेटी बेटा दोनों में अगर डिजीज एक्सप्रेस करे तो उसका नाम देना ऑटोसोमल है। अगर किसी एक में अगर आ गए तो उसका नाम सेक्स लिंक डिजीज होता है। जैसे कि अभी बताए हैं सेक्स लिंक कौन कौन है। अब यहाँ पर तो इसका नाम देते हैं, ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज है। और इस डोमिनेंट ऑटोसोमल का नाम क्या है, माने इस डिजीज का नाम, इसको बोलेंगे डोमिनेंट ये ऑटोसोमल कहलाएगा। डोमिनेंट ऑटोसोमल ये डिजीज है। उस ठीक इसमें देखिए पेरेंट में डिजीज नहीं है, प्रोजनी के अंदर डिजीज आ गई, इसका मतलब ये प्रोजनी जो होगी यहाँ पर डिजीज आ गई तो ये पेरेंट में न होने से रिसेसिव हो गया, और यहाँ पर डॉटर और सन दोनों में आ गया तो इसलिए ऑटोसोमल हो गया। तो इसके लिए टर्म यूज करना, इसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव ऑटोसोमल के नाम से जाना जाता है। रिसेसिव ऑटोसोमल ये डिजीज होगा, और इसका एग्जाम्पल बोला जाएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज द डोमिनेंट। और यहाँ पर क्या बोलोगे बताओ, मस्कुलर माने यहाँ सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया इज द रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज। अब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल पर आता है। हार्डी-बीनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। उसमें उसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। किसी गिवन पॉपुलेशन में
किसी गिवन पॉपुलेशन में अगर एलेलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए लाइन देखो लिखा हमने, हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट होगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सम टोटल, इस एलेलिक फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 1 बोला जाएगा, सम टोटल एलेलिक फ्रीक्वेंसी 1। अब अच्छा देखो क्वेश्चन हो गया क्या 1, p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल 1। ये एलेलिक के लिए बनेंगे, एलिक के लिए। अगर जीन की बात करेंगे तो ये बता देना, जीन के लिए टर्म होगा p प्लस q इज इक्वल 1 बोलेंगे, जिसमें p डोमिनेंट, q रिसेसिव, इन दोनों का सम क्या होगा तो 1 बताएंगे, दोनों का सम 1 ये बोला जाएगा। अब एलिल के लिए, एलिल के लिए तो एलिल के लिए बताएंगे p² प्लस 2pq प्लस q² बोलेंगे। तो डोमिनेंट एलिल के लिए क्या होगा p², रिसेसिव के लिए q², हेट्रोजाइगस के लिए 2pq। तो ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अब आप देखें इसमें हार्डी बीनबर्ग जो प्रिंसिपल होता है उसको 5 फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। 5 फैक्टर, अगर वो 5 फैक्टर में कोई भी चेंज कर दिया जाए तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, जिसके कारण इवोल्यूशन हो सकता है। एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी काज इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन काज करेगा। तो 5 फैक्टर का नाम जरूर याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम में 5 फैक्टर, या कह देगा कि हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल में कौन सा फैक्टर नहीं है या कौन से फैक्टर हैं। तो देखिए मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई, ये ट्रिक याद कर लो, या मिस का टर्म याद करो, इसका मीनिंग, मिस का टर्म का मतलब याद रखना। तो यहाँ बताएंगे माइग्रेशन, देखिए यह टर्म होगा माइग्रेशन से रिलेटेड है। माइग्रेशन का दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे जीन फ्लो, ये जीन फ्लो भी कह सकते हैं। यहाँ पर म्यूटेशन बोलेंगे, म्यूटेशन सेकेंड है म्यूटेशन। यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक क्या होगा ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होगा तो आप बताओ। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है रैंडम चेंज जीन फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉर स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है। और एन नॉट मतलब यहाँ पर बताएंगे नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके लिए टर्म यूज करेंगे हम लोग, यहाँ नॉट बोला। और रिप्लाई जो बोलते हैं, रिप्लाई तो यहाँ पर बता देना रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन। तो ये 5 फैक्टर हो गए, कौन कौन हो गए, माइग्रेशन या जीन फ्लो, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, रिकम्बिनेशन। इसी रिकम्बिनेशन का दूसरा नाम क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। रिकम्बिनेशन का दूसरा नाम होता है, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एनी चेंज इन फैक्टर काज, तो क्या होगा इवोल्यूशन होगा, इसी फैक्टर में कोई चेंज कर दिया जाए। अब आता है टर्म फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट का मतलब होता है ओल्ड स्पीसीज ग्रेजुअली लॉस, मतलब जो ओल्ड स्पीसीज होंगी धीरे धीरे लॉस हो जाएंगी और वहाँ नई स्पीसीज आ जाएंगी, उसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट, बोटल नेक इफेक्ट। अब देखो एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन जो मैन मेड होता है, इवोल्यूशन बाई मैन मेड। तो मैन मेड इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, मैन मेड इवोल्यूशन। मैन मेड इवोल्यूशन इज नोन एज एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। अब स्टोचास्टिक प्रोसेस, स्टोचास्टिक का मतलब होता है चेंज, मतलब बाई चांस, इवोल्यूशन बाई चांस। जैसे आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टडी कर रहे थे स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे, और वहाँ अचानक ग्रो कर गया ग्रीन मोल्ड। ग्रीन मोल्ड का नाम पेनिसिलियम नोटेटम दिया गया नाम, और ग्रीन मोल्ड के ग्रो कर जाने से वहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी कुछ कम हो गई। इसका मतलब कि ग्रीन मोल्ड के अंदर एंटीबायोटिक बन गया, वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को
कॉलोनी को ग्रो करने से रोक दिया, तो इसलिए वहाँ पर डिस्कवरी हो गई किसकी, एंटीबायोटिक की, वहाँ फंजाई ग्रो कर गई। तो इसका मतलब ये होगा कि बैक्टीरिया की कॉलोनी का कम हो जाना, फंजाई की कॉलोनी का बढ़ जाना, ये बाई चांस डिस्कवरी हो गई। इसको स्टोचस्टिक कहते हैं, यानी इवोल्यूशन बाई चांस, बाई चांस। तो अगर बाई चांस इवोल्यूशन हो जाए तो उसको स्टोचस्टिक इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब हार्डी-बीनबर्ग पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हार्डी-बीनबर्ग पे न्यूमेरिकल। लिखा है कि इन डिप्लॉयड पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, देखिए डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.6। तो रिसेसिव का क्या होगा। तो देखो इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये पता है पी स्क्वायर टर्म यूज करते हैं हम लोग डोमिनेंट के लिए। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन होगा P 0.6 है, तो रिसेसिव निकालो Q बराबर 1 माइनस 0.6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 आ जाएगी। तो Q की वैल्यू 0.4 हो गई और 0.4 को हम लोग बोलेंगे रिसेसिव है और 0.6 डोमिनेंट है। तो इसका मतलब होगा P स्क्वायर इज इक्वल 0.6 का स्क्वायर होगा, Q स्क्वायर इज इक्वल 0.4 का स्क्वायर होगा। और हेट्रोजाइगस 2PQ कहा जाता है, 2PQ इज इक्वल 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4। तो देखिए इसकी वैल्यू हो गई 3 इसकी वैल्यू 0.36 आ जाएगा, इसकी वैल्यू डोमिनेंट की। रिसेसिव की वैल्यू हो गई 0.16 हो जाएगी। हेट्रोजाइगस की वैल्यू 0.48 हो जाएगी, 0.48 हेट्रोजाइगस। और अगर सभी को ऐड करें तो देखिए 100 हो गया। इसका मतलब यहाँ ये हो गया पॉइंट, इसका मतलब कि सम टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ पे डोमिनेंट का क्या वैल्यू होगा, 0.36 मतलब 36%। रिसेसिव कितना होगा, 16%। हेट्रोजाइगस कितना होगा, 48%। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाना हार्डी-बीनबर्ग पे ऐसे न्यूमेरिकल आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर है, आना ही आना है। एक क्वेश्चन थैलेसीमिया से रिलेटेड, जैसा कि थैलेसीमिया को बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, इसके अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। थैलेसीमिया की केस में अब देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ द बोथ पेरेंट मेल फीमेल दोनों कैरियर थैलेसीमिया के हैं, थैलेसीमिया के दोनों कैरियर हैं जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, व्हाट आर द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग अफेक्टेड चाइल्ड, माने प्रेगनेंसी के समय जो चाइल्ड होगा उसमें उसका क्या चांस होगा, हीमोफीलिया का कितना % चांस होगा। तो ऑप्शन दिया 25%, 50%, 100%, 0%। तो आंसर क्या होगा, तो आप लोग देखें यहाँ जब ऑटोसोमल है तो ये ऑटोसोमल है, ये हो गया रिसेसिव इस मेल के लिए है। सेकंड फीमेल के लिए भी ये ऑटोसोमल है। इसका आप चेकर बोर्ड बना दें। जब इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए जीन इस पर है, कैपिटल ए इस पर भी जीन है, इस पर है। तो यहाँ पर ए और ए आ गया, देखो दोनों पर आ गया। और यहाँ ए और ये इस पर केवल आया इसका, और इसका देखिए इस पर एक पर आया, और इस पर क्या हुआ, ये नॉर्मल आ गया। इसका मतलब कि ये दोनों तो हेट्रो हो गए। हेट्रो का मतलब अनइफेक्टेड, अफेक्टेड केवल होगा होमोजाइगस। तो इसका मतलब कि इसमें केवल सिर्फ यहाँ पर जो डिजीज़ दिखाया जा रहा है सिर्फ इसी को है, यहाँ पर है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 25%। तो 25% को डिजीज़ का चांसेज होगा, यानी इस बच्चे के अंदर थैलेसीमिया 25%। तो ये पॉइंट अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर, क्या न्यूमेरिकल है, उसकी क्या रिलेटेड उससे कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें। सबसे पहले इसमें आप लोग एक टर्म पढ़िए न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है
नंबर ऑफ बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो न्यूक्लियोटाइड बराबर नंबर ऑफ बेस पेयर। जैसे कि जो डीएनए होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं, ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनी हैं, तो बताएंगे BSP, मतलब कि बेस शुगर और फास्फेट मिला दो तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो शुगर होती है उसका फर्स्ट कार्बन ये नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है और इसका थर्ड या फिफ्थ कार्बन के साथ फास्फेट जुड़ता है। यहाँ पर बांड जो होता है इसका नाम एन ग्लाइकोसाइड बांड देते हैं। यहाँ पे बांड का नाम फास्फो ईस्टर बांड देते हैं, फास्फो ईस्टर। अगर यही दो न्यूक्लियोटाइड के बीच हो तो फास्फो डाई ईस्टर बांड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, न्यूक्लियोटाइड के लिए फार्मूला होगा, माने ये नंबर ऑफ बेस पेयर बताओ। न्यूक्लियोटाइड बराबर नंबर ऑफ बेस पेयर, तो नंबर ऑफ बेस पेयर ये न्यूक्लियोटाइड के लिए होगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूक्लियोटाइड का नंबर, डीएनए सैंपल में न्यूक्लियोटाइड का नंबर कैलकुलेट करना हो तो अब यहाँ पर ये पढ़ सकते हो कि ये शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए, ये शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए एडेनिन इज 40 and guanine is 60. Calculate the number of nucleotide। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये पता होगा कि जितना ए होता है ये 40 है तो टी भी 40 ही होगा, और जो जी होता है यहाँ 60 दिया है तो सी भी 60 ही होगा। तो न्यूक्लियोटाइड बराबर तो बता देंगे नंबर ऑफ बेस पेयर, तो सभी बेस पेयर को जोड़ेंगे, मतलब ए प्लस टी और प्लस जी प्लस सी, ये सभी को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 200। तो न्यूक्लियोटाइड का यहाँ नंबर कितना आया 200। तो न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं चारगाफ रूल। देखिए चारगाफ रूल, ये चारगाफ जो है मतलब इरविन चारगाफ ने डबल हेलिकल डीएनए में नाइट्रोजन बेस के प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया है। अगर ये नाइट्रोजन बेस का प्रोपोर्शन एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन अगर 1 से कम है तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, और 1 से ज़्यादा है तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। तो बेटा इस पर न्यूमेरिकल तो श्योर है, आना ही आना है। तो यहाँ पर अब चारगाफ रूल क्या है, तो आप यही बताना प्रोपोर्शन ऑफ बेस पेयर इन डबल हेलिकल डीएनए, यानी डबल हेलिकल डीएनए में बेस पेयर का प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया गया, जिसमें बताया गया कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस, ये इक्वल होता है पिरिमिडीन के। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू पिरिमिडीन। अब इस प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन इज इक्वल थायमिन प्लस साइटोसिन। जितना एडेनिन ग्वानिन है उतना ही थायमिन साइटोसिन है। इसका मतलब कि A प्लस जी अपॉन T प्लस सी इज इक्वल 1। तो ये चारगाफ रूल है। लेकिन यहाँ पे एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन रेशियो नॉट इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक कहा जाता है। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अगर ये रेशियो 1 से कम है तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा है
तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। तो देखिएगा स्पीसीज स्पेसिफिक पे क्वेश्चन आए तो ये आप बताइएगा ये कि एक से कब ज़्यादा नहीं हो सकता, और चारगाफ रूल पूछेगा तो ये बताना ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल 1 होता है। अब इसमें न्यूमेरिकल क्या आएगा, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो बनेगा देखिए यही आएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि इन सैंपल ऑफ डबल हेलिकल इन सैंपल ऑफ डबल हेलिकल डीएनए एडेनिन इज 30%, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि साइटोसिन का परसेंटेज क्या होगा, एडेनिन दिया है, साइटोसिन पूछा जा रहा है। इस पर जो क्वेश्चन बना तो इसको कैसे लगाओगे, तो आपको पता है कि जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन होता है, एडेनिन थायमिन बराबर होता है। तो एडेनिन अगर 30 है तो थायमिन भी 30 होगा। इसका मतलब कि A प्लस टी इज इक्वल जी प्लस सी, इसी पर लगाना। A प्लस टी, अब यहाँ G प्लस सी को आप निकालना हो तो देखिए A और T 30 है, मतलब 60 आ गया। तो यहाँ पर बोलोगे 30 प्लस 30 इज इक्वल G प्लस सी। इसका मतलब G प्लस सी इज इक्वल 100 माइनस 60। इसका मीनिंग हुआ ये कितना आ गया, तो बताओ 40 आ गया। तो G प्लस सी बराबर 40, और G और C भी बराबर होते हैं, इसलिए C बराबर कितना आ जाएगा, तो बताएंगे 20। तो ये 20% इसका वैल्यू होगा, किसका, साइटोसिन का वैल्यू 20% होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना कि इफ द टोटल अमाउंट of adenine and thymine is 47%, माने एडेनिन और थायमिन का टोटल अमाउंट 47% है। अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन सच डीएनए, मतलब अब इस डीएनए के डबल हेलिकल में ग्वानिन का क्या अमाउंट आएगा। तो देखिए अगर इस न्यूमेरिकल लगाएं आप इसको, तो बताओ A प्लस टी बराबर है 47% है। इसका मतलब कि G प्लस सी इज इक्वल 100 माइनस 47 होगा। तो इसकी वैल्यू होगी 53% आ जाएगी, 53 आ जाएगा। तो 53 में G प्लस सी दोनों है, तो C बराबर अगर पूछा जाए तो 53/2 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 53/2, तो ये वैल्यू कितनी होगी 26.5, माने 26 पॉइंट, ये वैल्यू कितनी होगी 26 पॉइंट, ये सॉल्व करिएगा तो 5% ये वैल्यू होए 26.5%। इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा। इसके बाद तो चारगाफ रूल से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। ये दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने बता दिया। अब आता है डीएनए की लंबाई निकालना हो, लेंथ। क्वेश्चन होगा अगला, लेंथ ऑफ डीएनए। देखिए लेंथ ऑफ डीएनए, तो डीएनए की लंबाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन होगा कि लेंथ ऑफ डीएनए मैंने ये बताओगे कि नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। तो ये आपको ये पता है कि नंबर ऑफ बेस पेयर इसमें कितना होता है 6.6 इंटू 10 पावर 9 होता है ह्यूमन डीएनए के अंदर बेस पेयर। और डीएनए के अंदर जो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो होता है 0.34 इंटू 10 पावर -9 मीटर करेंगे।
ये वैल्यू आ जाएगी 2.2 मीटर आ जाएगी। तो क्वेश्चन हो गया कि टिपिकली लेंथ ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए इज 2.2 मीटर, माने यूकैरियोटिक में डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर, ये बता देना। ये इंपॉर्टेंट, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि 2.2 मीटर ये डीएनए की लंबाई निकाला जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या आया, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखिए लिखेंगे आप कि जो डिप्लॉयड सेट होता है, डिप्लॉयड मतलब डीएनए, उसके अंदर यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है कि ये डिप्लॉयड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज 8.4 into 10 power 10 बेस पेयर, मतलब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर 8.4 into 10 पावर 8 बेस पेयर है। द लेंथ ऑफ टोटल डीएनए विल बी, अब कह रहा है कि टोटल डीएनए की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर यही फार्मूला हुआ ना कि नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। तो ये डीएनए की लंबाई निकालेंगे, तो यहाँ बेस पेयर कितना हुआ 8.4 10 पावर 10 इंटू 0.34 इंटू 10 पावर -9 मीटर। ये डीएनए के बीच की बेस के बीच की दूरी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.56 क्या होगा ये मीटर, इतना डीएनए की लंबाई हो जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल को ऐसे सॉल्व करें। नेक्स्ट देखिए एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने लिया है पेज नंबर 99 से, एनसीईआरटी सेकेंड का पेज नंबर 99 में, जहाँ डीएनए की पैकेजिंग जो लिखा जा रहा है उसी जगह। तो जो ई कोलाई है, यहाँ पे क्वेश्चन यही दिया गया कि इफ़ द लेंथ ऑफ ई कोलाई if the length of DNA in E. coli, if the length of DNA in E. coli 1.36 millimeter, 1.36 millimeter, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर। तो यहाँ बेस पेयर का नंबर क्या होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर। तो पहले तो इसको चेंज कर दीजिए, मिलीमीटर को मीटर में बदल दें। तो बेस पेयर इज इक्वल लेंथ अपान हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उनके बीच की दूरी निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.36 इंटू 10 पावर माइनस इसको 9 -3 कर दें, क्योंकि मिलीमीटर है, इसको मीटर में बदल दें। तो 10 पावर -3 ये मीटर हो जाएगा, इसको मीटर में बदल दिया और इसको डिवाइड कर देते 0.34 इंटू 10 पावर -9 मीटर से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 पावर 6। तो ये नाइट्रोजन मान ये बेस पेयर आ जाएगा ई कोलाई के अंदर, यदि उसकी लंबाई कितनी है, डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है। तो ये न्यूमेरिकल देखो इससे रिलेटेड रहता है। और एक यहाँ पर पैराग्राफ के लास्ट में आप लोग पढ़िएगा न्यूक्लियोसोम जो लिखा है। न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए व्रेप्ड अराउंड, माने सिंगल नहीं बोल सकते हो कि निगेटिव चार्ज डीएनए व्रेप्ड अराउंड पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन इस कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होता है। तो पैराग्राफ के लास्ट में 96 पर भी क्वेश्चन है पूछा है बीड का नंबर बताओ।
न्यूक्लियोसोम का नंबर बताओ, तो ये क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी बीड। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और निकला, हाउ मेनी बीड, बीड का सेंस न्यूक्लियोसोम से है, हाउ मेनी बीड या न्यूक्लियोसोम, वन न्यूक्लियोसोम आर present in mammalian cell, तो मैमेलियन सेल के अंदर कितना ये बीड आएगा या न्यूक्लियोसोम आएगा। तो न्यूक्लियोसोम इज इक्वल 6.6 इंटू 10⁻⁹ अपान 200, क्यों 200 बेस होता है एक न्यूक्लियोसोम में। तो देखिए वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10⁻⁹ अपान 2 इंटू 10⁻2 हो गया, तो वैल्यू हो जाएगी 3.3 इंटू 10⁻7 हो गया। ये 2n बराबर आया, डिप्लॉयड बराबर आया। अगर ये हैप्लॉयड बराबर वैल्यू पूछा जाता तो उसमें 2 से डिवाइड कर देते, वो आधा हो जाता। तो ये एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी आता है। अब आपको न्यूमेरिकल बेस देखिए, इससे बता दें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड, यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे निकालना होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होता है, तो बताओगे 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे आप पढ़ा एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन के साथ, गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ ये पाया जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे क्वेश्चन ये हो गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वन हेलिकल या पिच, हेलिकल और पिच ऑफ डीएनए। मतलब एक डीएनए के अंदर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें पता है कि जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें 10 बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर पर हेलिकल। इसका मतलब कि इसके अंदर 20 न्यूक्लियोटाइड होती है, 20 न्यूक्लियोटाइड। जब 10 बेस पेयर है तो उसमें एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन के साथ, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, ये देखिए बॉन्डिंग होता है, मतलब गुआनिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ। यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच है। चूँकि इनका नंबर 4 आएगा, इनका नंबर 6 होगा। जब 10 बेस पेयर देखेंगे डबल हेलिकल डीएनए में, तो उसमें 10 बेस पेयर में एडेनिन थायमिन 4, गुआनिन साइटोसिन 6 आएगा। तो देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका मतलब कि 4 2 8, और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका मतलब 18, 6 3 18। तो इसको टोटल करिए आप तो 26, यानी 26 हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाया गया, किसमें पाया गया, तो बताएंगे एक हेलिकल के अंदर। मतलब 1 हेलिकल में 26 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, तो आपको एक क्वेश्चन हम बता दें इससे रिलेटेड, एक न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द number of hydrogen bond, calculate the number of hydrogen bond in DNA, calculate the number of hydrogen bond in DNA if out of 200 nitrogen base,
200 नाइट्रोजन बेस, यानी 200 नाइट्रोजन बेस में 46 मॉलिक्यूल यानी इसमें 46 मॉलिक्यूल वेयर साइटोसिन, 46 मॉलिक्यूल वेयर साइटोसिन। तो देखिए यही कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करोगे, कितने में? तो आउट ऑफ 200 में, देखिए आउट ऑफ 200 नाइट्रोजन बेस में साइटोसिन कितना है? 46 है। तो इसका मतलब कि जो साइटोसिन है वो 46 है। तो ये हमें पता है कि ग्वानिन भी तो 46 होगा, ग्वानिन भी 46 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन है। तो हमें अब एडेनिन और थायमिन को पता करना होगा। तो ये चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग यही पता करेंगे कि ए प्लस टी इज इक्वल जी प्लस सी होता है, जी प्लस सी। तो ए प्लस टी इज इक्वल 200 में टोटल है, माइनस कर देंगे 46 प्लस 46, तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए 200 में ये इसको टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वो टी कितना हो जाएगा? 108 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि a प्लस टी इज इक्वल 108। तो a इज इक्वल ये बताएंगे 2 मतलब 54 ही आ जाएगा। इसका डिवाइड कर देंगे, इसको हाफ हो जाएगा इसका, तो 54 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अब देख लो कि जी यहाँ पर G और C के बीच में, देखिए G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो G और C क्या है? 46 और 46, और यहाँ क्या है? 54 और 54। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? मल्टीप्लाई करिए इसका 3 का, इसमें मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 2 का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 6 जा 18, और यहाँ पर हो जाएगा 138। ये हो गया टोटल वैल्यू, टोटल 138 आ गया, और ये वैल्यू 108 आ गया। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माने 246। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टोटल कितने आ जाएंगे? 246 ये हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इससे पॉइंट बना। इसके बाद अब हम लोग अगला एक क्वेश्चन और आपको बता दें, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से रिलेटेड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखिए फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का मतलब होता है 2 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में एक दूसरे से लिंक होती हैं तो कौन बॉन्ड होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। जैसे देखिए एक शुगर है और ये भी शुगर है, इसके साथ यहाँ जोड़ दिया गया एडेनिन को, और यहाँ जोड़ दिया गया इसके साथ थायमिन को। दूसरा यहाँ जोड़ दिया गया ग्वानिन को, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन को इसके साथ जोड़ दिया गया। इनके बीच में देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इन्हीं को देखिए इनको जोड़ दिया गया। इनके यहाँ फास्फेट एक है, तो आप देख रहे हैं कि शुगर, फास्फेट और ये बेस एक न्यूक्लियोसाइड हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, 1 न्यूक्लियोटाइड। शुगर, बेस और फास्फेट मिलके एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक उसी प्रकार ये शुगर, बेस और ये फास्फेट मिलके देखिए ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड हो गई। तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका 3 प्राइम, तो इसका 5 प्राइम। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक क्वेश्चन देखो ये भी आ जाता है
कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच बना, तो यहाँ पर आप लोग बताइए कितने न्यूक्लियोटाइड हुआ। तो अगर यहाँ न्यूक्लियोटाइड पूछा जाए इस स्ट्रक्चर में, तो आप न्यूक्लियोटाइड बताओ। यहाँ हो गई 4 और बेस पेयर कितना है, तो बेस पेयर यहाँ होगा 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए 3 ये है 2 ये है, तो 5 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ दिखा। तो इस तरह से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालने का क्या क्वेश्चन होगा, क्या न्यूमेरिकल आएगा। तो देखिए हम एक इस पर भी एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे। इन सिंगल strand of DNA, single strand of DNA helix, single strand of DNA helix had 600 nitrogen base, 600 nitrogen base. Single strand DNA had 600 nitrogen base. The total number of phosphodiester bond in this DNA double helical would be, देखिए यही क्वेश्चन है इस पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से रिलेटेड। तो अब आप यहाँ देखना होगा कि एक सिंगल स्ट्रैंड में कितना है, 600 नाइट्रोजन बेस है। भाई एक सिंगल स्ट्रैंड में 6 नाइट्रोजन बेस है, तो डीएनए जब भी होता है डबल हेलिकल होता है, तो इसके में कितने नाइट्रोजन बेस होंगे। तो एक सिंगल में देखिए एक डीएनए जो होगा, एक 5 प्राइम तो एक 3 प्राइम स्ट्रैंड है, और दूसरी स्ट्रैंड है 3 प्राइम तो ये 5 प्राइम स्ट्रैंड होगी। अब यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड के अंदर 600 नाइट्रोजन बेस है, तो डबल जो स्ट्रैंड होगी उसमें 1200 नाइट्रोजन बेस होगा। तो 1200 नाइट्रोजन बेस में कितने फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन बेस है, 2 पेयर नाइट्रोजन बेस में 4 न्यूक्लियोटाइड हैं और 2 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कितने हैं, 1200, टोटल 1200 नाइट्रोजन बेस हैं। तो इसका मतलब कि इसमें 2 माइनस कर दो, यहाँ इसका -2 करेंगे तो इज इक्वल आएगा 1198। यही क्या मिलेंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, माने 1198 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे। यानी 1200 में से 2 निकाल दो। क्यों 2 निकालेंगे भाई, क्योंकि आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं कि 4 नाइट्रोजन बेस में केवल 2 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। या ये बता सकते हो कि 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में 1 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ दिख रहा है यहाँ। तो इसका मतलब कि 1200 में केवल 2 निकाल देंगे लास्ट तक। या अगर ना आए समझ में तो ऐसे देखिए, कैलकुलेट करेंगे ऐसे, तो ऐसे आप देखेंगे टोटल तो यहाँ जो 10 आता है, यहाँ पे इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आएगा। तो एक तो इनके बीच में होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ ऐसे से करिएगा तो 10 में लगभग 9 इधर आएगा और 9 इधर आएगा। तो इसका मतलब 9 और 9 18 आएगा। तो इसका मतलब कि 10 बेस पेयर यानी 20 नाइट्रोजन बेस में 2 ही आया, मैंने 2 माइनस किया, 18 आया, 18 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आया। देखिए 9 इधर होगा तो 18 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आया। तो इसलिए 1200 में कितना आया,
तो 1200 में हम लोग निकाल देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो 1198 ये बेस पेयर आया। इसको पॉइंट को याद रखना। इसके बाद अब आप देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड अब प्रॉब्लम आपको बताएंगे डीएनए रिप्लिकेशन से रिलेटेड। डीएनए रिप्लिकेशन, देखिए डीएनए रिप्लिकेशन से रिलेटेड अब ये पॉइंटों को बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बताइए डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। कोई ओल्ड डीएनए के द्वारा न्यू डीएनए बनने को डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहा जाता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन का साइट क्या होता है, तो ये बताएंगे न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए रिप्लिकेशन का यूनिट अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग रिप्लिकान कहते हैं। रिप्लिकेशन का यूनिट है रिप्लिकॉन, यूनिट ऑफ द रिप्लिकेशन इज द रिप्लिकॉन। इसका अगर डायरेक्शन पूछा जाए, डीएनए रिप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या है, तो रिप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम होता है। रिप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। रिप्लिकेशन का जो एंजाइम इसमें यूज करते हैं उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम होगा डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। तो इसका साइट क्या है, न्यूक्लियस में होता है। इसका यूनिट क्या है, रिप्लिकान है। इसका डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए का रिप्लिकेशन है। इसका एंजाइम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है। और अगर पूछा जाए सेल साइकिल, सेल साइकिल के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होगा, तो आप बताना एस फेज के अंदर होता है। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए के रिप्लिकेशन के समय देखिए कि स्ट्रैंड जो डीएनए की होती है ऐसे, यहाँ पर 5 प्राइम है, इसको बोलेंगे 3 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम। तो रिप्लिकेशन हर जगह से नहीं होगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट से, इस पॉइंट से होगा। इसी पॉइंट का नाम दिया जाता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 2 स्ट्रैंड बनती है रिप्लिकेशन के समय। इस स्ट्रैंड का नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड का नाम देते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस, तो जो ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है इसी का दूसरा नाम होता है लीडिंग, बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। और इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस को लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो न्यूमेरिकल यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बना यहाँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्राइमर हैं, आरएनए प्राइमर कितने हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पर हुआ, यहाँ प्राइमर जोड़ेंगे और एक इस सेगमेंट पर, इस सेगमेंट पर, इस सेगमेंट पर। तो यहाँ पर अगर आरएनए भाई प्राइमर अगर पूछा जाए यहाँ पर तो ये बता दो टोटल कितना हो गया, 4 बताएंगे, 4 आरएनए प्राइमर होगा। एक बेटा क्वेश्चन और यहाँ पर बना इससे रिलेटेड यहाँ पे कि जो पोलरिटी होगी कॉन्टिन्यूअस की टेम्पलेट के साथ, देखिए पोलैरिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, पोलरिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड विथ टेम्पलेट। तो आप बताइए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, माने कॉन्टिन्यूअस की पोलरिटी 3 प्राइम टू, देखिए कॉन्टिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड, इसकी पोलरिटी टेम्पलेट के 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होती है। और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस की पूछा जाए इसकी तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर होता है। ई कोलाई में डीएनए का रिप्लिकेशन 18 मिनट में होता है। ह्यूमन के अंदर जो नाइट्रोजन, ह्यूमन के अंदर जो डीएनए में बेस होते हैं वो 6.6 × 10⁻⁹ होता है, जबकि ई कोलाई के अंदर जो बेस होते हैं 4.6 × 10⁻6 होते हैं। और डीएनए का रिप्लिकेशन क्या होता है, एंजाइमेटिक माने एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसलिए हर जगह नहीं होता है। अगर रैंडम डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाए तो म्यूटेशन काज करता है। अब इस रिप्लिकेशन के लिए आप याद करें कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो
इसमें रिप्लिकेशन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं रिप्लिकेशन में, इसको बोल सकते हैं कि फैक्टर कौन कौन है। तो ये एक होता है इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन, देखिए इनिशिएशन फैक्टर पहला है। सेकेंड बोल सकते हैं हेलिकेज होगा, हेलिकेज। थर्ड बोल सकते हैं यहाँ पर टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज ये एंजाइम होगा। फोर्थ बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। 5 होगा आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। 6 होगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज पहले थर्ड देखिए होता है। 7 होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा। 8 देखिए डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड होगा। 9 फैक्टर देखिए डीएनए लाइगेज कहा जाएगा, डीएनए लाइगेज। देखिए 9 में 9 फैक्टर का नाम होगा डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज 9 फैक्टर में आता है। तो अगर डीएनए रिप्लिकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आप याद रखना 6 फैक्टर हैं, 9 फैक्टर हैं। इनिशिएशन को बोलते हैं, यहाँ इनिशिएशन जो फैक्टर है उसको हम लोग बोलेंगे ओरी। देखिए ओरी नाम दिया जाता है, ओरी। ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। देखिए रिप्लिकेशन का ओरिजिन, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो पॉइंट का नाम ओरी होगा। हेलिकेज ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। टोपो आइसोमरेज ओपन करेगा, चेन को ओपन करने का काम करेगा। इसी की जगह प्रोकैरियोट में गायरेज का यूज करते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, भाई एक तरफ से कॉइल ओपन हो रही है जीपर मॉड जीपर की तरह, तो दूसरी तरफ क्या होगा, हेलिक्स जुड़ने लगेगा, तो जुड़ने से रोकने का काम करेगा। आरएनए प्राइमर जो होगा ये टेम्पलेट का काम करेगा, टेम्पलेट का काम करेगा। ये डीएनए पॉलीमरेज वगैरह जो हैं फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और ये, देखिए ये दोनों मेन है जो पॉलीमराइजेशन का काम करते हैं। और जो ये होता है सेकेंड, ये प्रूफ रीडिंग का काम करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब कि राइट और रॉन्ग टाइप बेस को जुड़ने को चेक करना, अनवांटेड बेस को जोड़ने से रोकता है। जैसे एडेनिन की जगह थायमिन जुड़ना है, एडेनिन की जगह यूरेसिल ना आए, उसको ये चेक करने का काम करेगा। और डीएनए लाइगेज का क्या काम है, ज्वाइनिंग करता है, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या ज्वाइनिंग ऑफ, भाई डीएनए सेगमेंट या न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। तो इस पर जो न्यूमेरिकल आएगा इससे रिलेटेड, वैसे डीएनए का जो रिप्लिकेशन आपने पढ़ा है, बेस्ट मेथड इसका क्या है रिप्लिकेशन का, तो उसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस ये रिप्लिकेशन बोला जाता है बेस्ट। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए बताया मेसेल्सन एंड स्टहल, मेसेल्सन स्टहल 1958 ये स्टडी किए ई कोलाई के अंदर और यूज किए नाइट्रोजन आइसोटोप 14 और क्या बताओ 15 हैवी आइसोटोप्स नाइट्रोजन का 15, लाइट 14 का यूज किए। सेकेंड सेमी कंजर्वेटिव को एक्सप्लेन किए टेलर और कलीग, टेलर ने, और इन्होंने स्टडी किया किसके ऊपर, भिसिया फाबा जिसको फाबा बीन के नाम से जाना गया। और उन्होंने यूज किया रेडियोएक्टिव कौन, तो बताओ थाइमिडीन का यूज किया, थाइमिडीन, रेडियोएक्टिव थाइमिडीन का यूज किया। ये पूछा गया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया किसके ऊपर, मेसेल्सन स्टहल ने सेमी कंजर्वेटिव एक्सप्लेन किया, तो ये बताएंगे ई कोलाई के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया, ई कोलाई। अब बात आती है सेमी कंजर्वेटिव है क्या है, तो देखो भाई आपने पढ़ा, इसको बोलते हैं हम लोग 5 प्राइम 3 प्राइम
3 प्राइम 5 प्राइम, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अब इसमें जो न्यू स्ट्रैंड बनी इसको तो कंटिन्यूअस बोला गया, कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो ये जो है इन्हीं को जो जोड़ेगा डीएनए लाइगेज, तो बताओ डीएनए का जो होता है डायरेक्शन 5 प्राइम या 3 प्राइम ये बनेगा। तो इसका मतलब कि टेम्पलेट से न्यू जो डीएनए बना है इसी को हम लोग कंजर्व कहते हैं। टेम्पलेट से न्यू बनने को कंजर्व, चूंकि हाफ पार्ट से हो रहा है तो इसलिए नाम क्या देंगे, सेमी कंजर्वेटिव के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि जो ई कोलाई होती है, ई कोलाई के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है, ई कोलाई में बाइनरी फिजन ये कितना 20 मिनट में हो जाता है। 20 मिनट में ई कोलाई के अंदर बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाता है। तो पूछ देगा कि 2 आवर में कितना ई कोलाई बनेगी। तो देखो पहले एन की वैल्यू निकालो, एन इज इक्वल 120, 2 आवर का मतलब 120 मिनट, अपन 20 से डिवाइड कर दो, 6 आ जाएगा। तो टोटल ई कोलाई का नंबर अगर निकालना हो, टोटल नंबर, तो बताओ 2 का पावर n कर दो, इसका मतलब 2 के पावर 6 कर दो, ये वैल्यू कितनी आ गई 64, यानी 2, देखिए 2 आवर में 64 ई कोलाई ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब सेमी कंजर्वेटिव से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है, लिखा गया कि इफ ई कोलाई अलाउड 80 मिनट, मतलब ई कोलाई को अलाउ किया गया 80 मिनट डिवीजन, तो उसके अंदर पूछ देगा क्या रेशियो होगा, रेशियो ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डेंसिटीज, हाइब्रिड और लाइट डेंसिटी का क्या मतलब रेशियो आएगा। तो देखिए इस तरह का अगर न्यूमेरिकल निकालना हो, और जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पर पहले पढ़ना जेनरेशन, इसके बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नहीं टाइम बताओ, इसमें टाइम कितना लगेगा, उसके बाद उसका नंबर कितना होगा बैक्टीरिया का, नंबर के बाद उसमें हैवी कितना होगा, हाइब्रिड कितना आएगा, उसमें लाइट कितना आएगा, उसके बाद उसका रेशियो क्या आएगा। ये देखिए क्वेश्चन है। अब इसमें फर्स्ट जनरेशन मान लीजिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट होगी 20 मिनट में, 20 मिनट में पहला जनरेशन कंप्लीट होगी, और 20 मिनट में कितने बनेंगे 2। इसमें हैवी कितना हमेशा याद करो 0, हाइब्रिड हमेशा 2, लाइट का नंबर हमेशा क्या होता है बताओ, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता रहता है, चेंज होगा। तो यहाँ पर लाइट भी क्या होगा, यहाँ तो 0 होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा 2:0, ये पहले जनरेशन में होगा। अगर ये हम सेकेंड जनरेशन की बात करें, सेकेंड जनरेशन कंप्लीटेड इन 40 मिनट, 40 मिनट में 4 होगा, हैवी 0, हाइब्रिड इज 2, लाइट इज 2, रेशियो इज 1:1, मतलब सेकेंड जनरेशन में हाइब्रिड और लाइट का रेशियो 1:1 इक्वल प्रोपोर्शन आएगा। थर्ड जनरेशन 60 मिनट में कंप्लीट होगा, 60 मिनट में 8 बनेगा, इसका मतलब 0, 2 और ये 6 होगा, 8 में से 2 निकालो, 6 आ गया, इसका रेशियो हो गया 1:3 आ गया। इसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करें, फोर्थ जनरेशन लगेगा 80 मिनट। अब इस 80 मिनट में 16 बनेगा, 16 में 0 और ये 2 और ये कितना होगा 14 होगा, इसका मतलब इसका रेशियो 1:, कितना हुआ 1:7, तो 1:7 हो गया। तो कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 80 मिनट अगर अलाउ किया गया डिवीजन, तो हैवी का, हाइब्रिड का, लाइट का क्या रेशियो आएगा। तो हैवी तो हमेशा आपको बताया 0 होगा, हाइब्रिड यहाँ पर कितना हुआ 2 ही होगा, और लाइट कितना हुआ 14 आया। टोटल 16 बने हैं फोर्थ जनरेशन में 80 मिनट में, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, तो इसको बता सकते हैं 0:1:7, ये क्वेश्चन है। तो ये न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देखिए आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद
अब जैसे डीएनए का ये स्टैंड दिया गया है, देखिए ये डीएनए है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, यहाँ लिखा ATGC ATG ऐसे लिखा है। अब इसमें पूछ देगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए की क्या होगी जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखिए यही क्वेश्चन है, ये दिया गया है और ये जरूर आता है, एक्सरसाइज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसमें आप लोग देखिए 5 प्राइम और 3 प्राइम ये दिया गया है, ATGC ATGC दिया है, तो इसको 3 से 5 प्राइम बनाएं, 3 प्राइम और 5 प्राइम बनाइए। भाई एक डायरेक्शन दिया है, दूसरा बनाओ 3 to 5। तो इस A की जगह T की जगह A, G की जगह C, इसकी जगह G, यहाँ पर T, यहाँ पर A, यहाँ देखो C, यहाँ C की जगह G, ये बन गया। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो अब रीड इधर से कर लो, इसका 5 प्राइम इसका 3 प्राइम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री यही पूछा है। तो अब इसको रीड करें तो यहाँ देखिए 5 की तरफ क्या है, तो बताओ G है, C है, A है, T है, G है, C है, A है, T है। तो इसका आंसर देखिए आपका ये आ गया। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन देखिए आपने वहाँ पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा कि आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल की तरह हो जाता है। तो एक 5 प्राइम और इसका 3 प्राइम, 5 प्राइम और 3 प्राइम में लिखा है। यहाँ लिखा है GAG के जगह GUG आ जाता है 5th बेस पेयर पर, अरे 6 बेस पेयर माने कौन पोजीशन पर, 6 पॉइंट पर। बीटा चेन के बदलने से GAG के जगह GUG आ जाता है। तो ये तो mRNA दिया गया है, mRNA। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि डीएनए की स्ट्रैंड बताओ, दूसरी स्ट्रैंड क्या होगी डबल हेलिकल का डीएनए का, एक क्वेश्चन देखिए ये आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे। कैसे लगाओगे, तो 5 to 3 प्राइम दिया है, तो इसको मान लो 5 प्राइम, इसको 3 प्राइम, ये भी 5 प्राइम 3 प्राइम। तो 5 और 3 को आप एक तरह से याद करना, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड होती है, 5 to 3 कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसका 3 to 5 होगा इधर कौन होगा, 3 to 5 होगा। तो जो कोडिंग का GAG जो लिखा है यहाँ पर mRNA का, सेम वही होता है जो कोडिंग का GAG यहाँ भी होगा। अगर हमें GAG पता हो गया तो ये हो गया G के जगह C, A के जगह T, यहाँ पर क्या C, ये हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपने पढ़ा G भी होगा, यहाँ भी G होगा, केवल U के जगह यहाँ T होता है, बस कोडिंग में T के जगह U यहाँ लिख दिया गया। तो इसका ये क्या हो जाएगा C, यहाँ बताओ A, और यहाँ पर क्या होगा तो बताएंगे C। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड दूसरा हम लोग पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में देखिए डीएनए का ये स्ट्रैंड है। अब इसी से यहाँ पर लिखा है ATGC AT लिखा है, और यहाँ RNA अगर आपसे पूछा जाए तो सीधे बताओ A के जगह U आ जाएगा, T के जगह A, यहाँ पर C, यहाँ पर G, यहाँ पर U, यहाँ पर T। मतलब T की जगह भाई थायमिन नहीं होगा ना इसमें, तो यहाँ पर U होगा, यहाँ पर T की जगह A होगा, एडेनिन, T की जगह A आएगा इसमें। तो RNA का स्ट्रैंड बता दिया। अगर दिया है 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, देखिए एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन बताने जाना है। यहाँ पर लिखा ATGC ATG लिखा है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया है, और यहाँ RNA पूछा जा रहा है, RNA पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखो यहाँ भी लिखेंगे 5 प्राइम, इधर लिखेंगे 3 प्राइम, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन चाहे रेप्लिकेशन की डायरेक्शन सब वही होती है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसका मतलब ये कोडिंग स्ट्रैंड है। देखिए डीएनए की कौन स्ट्रैंड है, इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड है। तो कोडिंग का डायरेक्शन लेंगे, कोडिंग का बेस लेंगे, बट जहाँ T होगा वहाँ U लिखेंगे। तो यहाँ पर बताओ A के जगह यही होगा, T के जगह U होगा, G होगा, C होगा, A होगा, U होगा और G होगा। बस आपने देखा क्या, केवल यही देखा
कि जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ यू लिख दिया गया, बाकी सब वही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अब एक क्वेश्चन देखो बेटा डायरेक्शन से रिलेटेड। डायरेक्शन पर कहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलना है और कहाँ 3 to 5 प्राइम बोलना है, इससे रिलेटेड अगर पॉइंट पूछा जाए, क्वेश्चन दिया जाए, तो आप लोग यहाँ देखो। पहला देखो रिप्लिकेशन बताओ। रिप्लिकेशन की भी डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम है। सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन बताओ। ट्रांसक्रिप्शन इसकी भी डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम है। और ट्रांसलेशन इसकी भी डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम है। कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग देखिए, कोडिंग स्ट्रैंड इसकी भी डायरेक्शन 5 to 3 है। और फिफ्थ बताएंगे जो टेम्पलेट के साथ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस, माने डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो 3 to 5 था, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड ये 3 to 5 प्राइम होगा, 5 to 3 प्राइम होगा, ये भी याद करना। तो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या क्या है, तो ये सब पॉइंटों को याद करना। और 3 to 5 प्राइम में क्या है तो बता देना। आरएनए प्राइमर को 3 to 5 जोड़ते हैं, टेम्पलेट भी 3 to 5 होता है, और ये जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी टेम्पलेट के साथ 3 to 5 होता है, और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन भी 3 to 5 प्राइम होता है। तो इस तरह से आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम बताया हमने। डीएनए की लंबाई निकालने पर, हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने पर, न्यूक्लियोटाइड निकालने पर, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालने पर, सिकल सेल एनीमिया दिया हो, नाइट्रोजन उसका mRNA का बेस दिया हो, डीएनए का पूछा जाए, या और भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें आपको हमने जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।